उत्तराखंड की राजनीति में ना कभी-कभी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक 26 साल का नौजवान जो कुछ साल पहले तक देहरादून में एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग कर रहा था। वो अपने पहले ही चुनाव में उतरता है, बिना किसी बड़ी पार्टी के, बिना करोड़ों के बजट के, और उसे 1,60,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं। 1,60,000? ये कोई आम बात नहीं है। ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां आप देखिए दशकों से सत्ता सिर्फ दो पार्टियों, भाजपा और कांग्रेस, इन्हीं के बीच घूमती रही है। सही बात है। आज की हमारी जो ये गहरी पड़ताल है वो इसी शख्सियत पर है, बॉबी पवार। तो आज हम बॉबी पवार की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनके कई इंटरव्यूज हैं, उन पे लिखे गए समाचार लेख हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव का उनका हलफनामा भी है। बिल्कुल। और इन सब की मदद से हम सिर्फ बॉबी पवार की कहानी नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी क्या कहते हैं जमीनी हकीकत है, वो कौन सा गुस्सा है जो इस तरह के एक आंदोलनकारी को रातों रात एक राजनीतिक ताकत बना देता है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से बॉबी पवार आते हैं। उनकी जड़ें कहाँ हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ से आया है। उनकी जड़ें बहुत बहुत गहरी और ग्रामीण है। वो देहरादून के एक दूर दराज इलाके जौनसार बावर के लाखा मंडल गांव से है। एक किसान परिवार में पैदा हुए। अच्छा। उनके इंटरव्यू से एक तस्वीर उभरती है, एक लड़का जो स्कूल से आने के बाद अपनी यूनिफॉर्म बदलकर सीधे खेतों में जाता था, हल चलाता था, पशु चराता था। ये कोई शहरी राजनीतिक परिवार की कहानी नहीं है, ये मिट्टी से जुड़ी हुई शुरुआत है। और उनकी पढ़ाई लिखाई, क्या शुरू से ही राजनीति में कोई दिलचस्पी थी? शुरुआती पढ़ाई तो गांव के ही स्कूलों में हुई, फिर देहरादून के डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, राजनीति शास्त्र, भूगोल और हिंदी में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। दूर दूर तक नहीं। दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, और वो मकसद एक बहुत बड़ी निजी त्रासदी से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये उनके कहानी का एक बहुत ही भावुक और अहम मोड़ है। जब वो सिर्फ 12वीं क्लास में थे, करीब 18 साल के भी नहीं हुए थे, 2 जनवरी 2014 को एक सड़क हादसे में उनके पिता की मृत्यु हो गई। और ये सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उस एक्सीडेंट में 12 लोगों की जान गई थी। जरा सोचिए, उस नौजवान लड़के पर क्या गुजरी होगी। घर में माँ, 3 बहनें, एक छोटा भाई, सारी जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। हाँ, उस वक्त उनके दिमाग में राजनीति, आंदोलन, ये सब कुछ नहीं था। स्रोतों के मुताबिक उनके मन में बस एक ही धुन थी, किसी भी तरह देहरादून जाना है, कोई भी छोटी मोटी सरकारी नौकरी पकड़नी है और परिवार को संभालना है। बिल्कुल वैसी ही कहानी जैसी उत्तराखंड के लाखों नौजवानों की है, एक सुरक्षित भविष्य की तलाश। बिल्कुल, यही बात शायद बाद में उन्हें इतने सारे युवाओं से जोड़ पाई। लेकिन फिर वो क्या चिंगारी थी जिसने इस नौकरी ढूंढने वाले लड़के को एक आंदोलनकारी बना दिया? ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया व्यवस्था से सीधे टकराव के कारण। जब वो नौकरी के लिए देहरादून में कोचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी आंखों से वो देखा जिसे हम सब सिस्टम का करप्शन कहते हैं, है ना? उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि कैसे उनके जानने वाले, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, जैसे कोई ट्रक चला रहा था, कोई कुछ और काम कर रहा था, वो 15-20 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी पा रहे थे। ये तो सीधी सीधी चोरी है। एक तरफ आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई पैसे देकर आपकी सीट खरीद ले रहा है। किसी भी ईमानदार नौजवान के लिए इससे ज्यादा हताश करने वाली बात क्या हो सकती है? वही तो। और बॉबी पवार को ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ 1-2 सीटों का मामला नहीं है, ये एक दीमक की तरह है जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। यहीं से उनके अंदर का गुस्सा जागा और फिर उन्होंने संघ ज्वाइन किया। हाँ, इसी एहसास के बाद 2018 में उन्होंने उत्तराखंड बेरोजगार संघ ज्वाइन किया। ये संघ भर्तियों में होने वाली धांधली और देरी के खिलाफ आवाज उठाता था, और अपनी नेतृत्व क्षमता की वजह से वो बहुत जल्द इसके अध्यक्ष बन गए। तो यहाँ से एक्टिविज्म की शुरुआत हुई। लेकिन वो एक संघ के अध्यक्ष से पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज कैसे बने? वो कौन सा लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया? वो लम्हा था फरवरी 2023। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। हाँ, मुझे याद है।
हजारों युवा सड़कों पर थे। और फिर अचानक माहौल बिगड़ गया, प्रदर्शन हिंसक हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस केओस के बीच से पुलिस बॉबी पवार समेत 13 युवाओं को गिरफ्तार करके ले गई। सरकार ने शायद सोचा होगा कि ये आंदोलन का अंत है, नेता को पकड़ लो, भीड़ अपने आप बिखर जाएगी। हाँ, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सरकार ने अनजाने में एक नायक को जन्म दे दिया था। हाँ। उनकी गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। अच्छा। जेल की सलाखों ने बॉबी को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें एक प्रतीक बना दिया। उनकी रिहाई के लिए कई दिनों तक शहीद स्मारक पर धरना चला। वो सिर्फ एक संघ के अध्यक्ष नहीं रहे, वो उस हर युवा का चेहरा बन गए जो सिस्टम से नाराज था। और उनका वो नारा, पेपर चोर गद्दी छोड़। हाँ, वो नारा पूरे उत्तराखंड में गूंजने लगा। तो वो सड़क पर एक लड़ाई तो जीत चुके थे, युवाओं के हीरो बन गए थे, लेकिन मुझे लगता है उन्हें ये एहसास हो गया होगा कि असली बदलाव के लिए सिर्फ नारे लगाना और धरना देना काफी नहीं है। सही पकड़ा आपने। आपको उस टेबल पर बैठना होगा जहां नीतियां बनती हैं। क्या यहीं से चुनावी राजनीति का ख्याल आया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्हें ये समझ आ गया था कि सड़कों पर लड़ने की एक सीमा है। अगर व्यवस्था को सच में बदलना है तो व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। 2024 का लोकसभा चुनाव? जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में टिहरी गढ़वाल सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने का फैसला। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। एक तरफ भाजपा और कांग्रेस जैसी विशाल पार्टियां जिनकी जड़ें हर गांव तक हैं, और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। और उनका चुनावी अभियान कैसा था, पैसा कहां से आया, ये भी बहुत दिलचस्प है। बताइए। उनका अभियान भी उनकी राजनीति की तरह ही गैर पारंपरिक था। ये पूरी तरह से क्राउड फंडिंग पर आधारित था, मतलब जनता के चंदे से। वाह। उनके मुख्य मुद्दे वही थे जिनके लिए वो लड़ रहे थे: बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, अंकिता भंडारी हत्याकांड और एक शब्द जो बार बार आया, उत्तराखंडियत। उत्तराखंडियत यानी उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के हक और हित। बिल्कुल। उन्होंने दोनों बड़ी पार्टियों पर उत्तराखंड के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। और नतीजा? नतीजे ने तो सबको चौंका दिया। 1,60,000 से ज्यादा वोट। वो जीते नहीं, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन ये हार कर भी एक बहुत बड़ी जीत थी। ये सिर्फ वोटों का आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां राजनीति दशकों से दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है, एक तीसरे ध्रुव, एक तीसरे विकल्प के लिए जबरदस्त भूख है। ये उन हजारों लाखों लोगों की आवाज थी जो शायद दोनों ही पार्टियों से निराश हो चुके थे और एक नया खरा चेहरा ढूंढ रहे थे। उनके चुनावी अभियान से जुड़ा एक किस्सा मैंने पढ़ा था जो बहुत कुछ कहता है। कौन सा? एक नौजवान ने अपनी पहली सैलरी पूरी की पूरी, अरे वाह, उनके अभियान के लिए दान कर दी थी। पूरी की पूरी पहली सैलरी। ये तो सिर्फ चंदा नहीं है, ये एक तरह की आस्था है। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि एक उम्मीद को वोट दे रहे थे। बिल्कुल। इस तरह का जुनून, इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव स्थापित पार्टियों के लिए पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। लेकिन जब कोई इतनी तेजी से ऊपर उठता है तो उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। और बॉबी पवार की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा जटिल और विवादास्पद है। हाँ, और इस पर बात करना भी जरूरी है। उनके 2024 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उन पर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये गंभीर बात है। हाँ, ये गंभीर है। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर मामले उनके आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान दर्ज हुए हैं। अच्छा, जैसे सरकारी काम में बाधा डालना या धारा 144 का उल्लंघन करना, उस तरह के? हाँ, उसी तरह के। और किसी भी मामले में अब तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। लेकिन एक घटना है जो इन सब से अलग है और जिसने काफी विवाद खड़ा किया। आप नवंबर 2024 की उस घटना की बात कर रही हैं जो सचिवालय में हुई थी? जी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने सचिवालय में ऊर्जा सचिव, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी R मीनाक्षी सुंदरम के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की, जिसके बाद FIR भी दर्ज हुई। ओह। बॉबी पवार ने इसे एक तीखी बहस बताया था, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। एक तरफ उनके समर्थक इसे व्यवस्था के खिलाफ एक जुझारू नेता का गुस्सा कहेंगे जो भ्रष्ट अधिकारियों से सीधे भिड़ जाता है। हाँ। दूसरी तरफ आलोचक इसे कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति कहेंगे। ये घटनाएं दिखाती हैं कि आंदोलन की आक्रामकता जब राजनीति में आती है तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए, इस पर बहस छिड़ जाती है। और सिर्फ यही नहीं, उनकी कुछ राजनीतिक चालों पर भी सवाल उठे।
कांग्रेस जैसे दल तो उन पर विचारधारा की कमी का आरोप लगाते ही हैं। लेकिन एक और दिलचस्प उदाहरण है केदारनाथ उपचुनाव का। वहां क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव में यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल, जो एक पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है, उसने बॉबी पवार का समर्थन किया था। ठीक है। लेकिन कुछ महीने बाद जब केदारनाथ में विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो बॉबी पवार ने यूकेडी के उम्मीदवार के खिलाफ अपने एक सहयोगी को निर्दलीय खड़ा कर दिया। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। जिस पार्टी ने आपको बड़े चुनाव में सपोर्ट किया, आप उसी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। इसे तो राजनीतिक अवसरवाद या अनुभव की कमी की तरह देखा जा सकता है ना? बिल्कुल, और उनके आलोचक यही कहते हैं। उनका तर्क है कि इस कदम से विपक्षी वोट बट गए और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा को मिला। तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब उन्हें देना होगा कि क्या वो एक बड़े गठबंधन के नेता बन सकते हैं या सिर्फ अपनी शर्तों पर ही राजनीति करेंगे। सही बात है। तो ये चुनौतियां हैं, विवाद हैं। अब सवाल उठता है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है? बॉबी पवार का अगला कदम क्या है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कुछ बहुत सोचे समझे कदम उठाए हैं। जी। सबसे पहले मई 2025 में उन्होंने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, क्यों? इसके पीछे उनका तर्क था कि संघ को गैर राजनीतिक बनाए रखना जरूरी है ताकि वो किसी एक व्यक्ति या पार्टी से बंधकर ना रह जाए। ये एक समझदारी भरा कदम लगता है, और उन्होंने अपना खुद का राजनीतिक मंच भी तो बनाया है। हाँ, इस्तीफे से ठीक पहले मार्च 2025 में उन्होंने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के गठन का ऐलान किया। तो ये एक नई पार्टी है। मामलों पर दबाव बनाएगा और चुनाव भी लड़ेगा। उन्होंने आने वाले विधानसभा उपचुनाव और नगर निकाय चुनावों में उतरने की घोषणा भी की है। क्या उन्होंने बड़ी पार्टियों में शामिल होने के दरवाजे खुले रखे हैं? मतलब भाजपा या कांग्रेस में जाने का कोई इरादा? इस पर उनका रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने कई बार कहा है कि वो भाजपा या कांग्रेस में कभी शामिल नहीं होंगे। उनका लक्ष्य एक तीसरा विकल्प बनाना है। वो अपनी छवि को बहुत सावधानी से गढ़ रहे हैं। वो खुद को उत्तराखंड का नेता नहीं बल्कि बेटा कहते हैं। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। नेता नहीं, बेटा, ये एक बहुत शक्तिशाली नारा है। ये सीधे तौर पर लोगों की भावनाओं से जुड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ नारों और भावनाओं से एक स्थायी राजनीतिक ताकत खड़ी की जा सकती है? और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उनका मोर्चा उत्तराखंड की राजनीति में एक दिलचस्प प्रयोग है। वो नए साफ सुथरे चेहरों को राजनीति में लाने की बात करते हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या वो अपने आंदोलन से मिली इस जबरदस्त ऊर्जा और लोकप्रियता को एक स्थायी मजबूत संगठनात्मक ढांचे में बदल पाते हैं? मतलब क्या वो गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक तक अपना कैडर खड़ा कर पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आंदोलन चलाना एक बात है और एक राजनीतिक पार्टी को चलाना बिल्कुल दूसरी। तो आज हमने बॉबी पवार की पूरी कहानी को परत दर परत समझा। एक किसान के बेटे की कहानी जो परिवार पालने के लिए नौकरी ढूंढने निकला था, लेकिन व्यवस्था के भ्रष्टाचार ने उसे एक आंदोलनकारी बना दिया। हाँ, और एक आंदोलनकारी जिसे जेल की सलाखों ने एक नायक बना दिया। और एक नायक जो अब उत्तराखंड की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहा है। उनकी यात्रा दिखाती है कि कैसे जमीनी मुद्दे और युवाओं का दबा हुआ गुस्सा राजनीति में नई संभावनाएं और नए चेहरे पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या बॉबी पवार जैसे आंदोलन से निकले नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के गुस्से की लहर पर सवार हैं, किसी राज्य की स्थापित द्विध्रुवीय राजनीति में एक स्थायी तीसरा विकल्प बना सकते हैं? या क्या इस तरह की लहरें कुछ समय बाद बड़ी पार्टियों द्वारा या तो सोख ली जाती हैं या फिर समय के साथ खुद ही फीकी पड़ जाती हैं? ये सवाल सिर्फ बॉबी पवार या उत्तराखंड का नहीं है। ये पूरे भारत में आंदोलन से पैदा हुई राजनीति के भविष्य